भूमध्य सागर के ठीक बीचों बीच इटली और उत्तरी अफ्रीका के दरमियान एक छोटा सा द्वीप समूह है, माल्टा। आज हम इसी दिलचस्प देश के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है, माल्टा एक ऐतिहासिक द्वीप राष्ट्र, इसी से जानकारी लेंगे। हाँ, माल्टा वाकई में एक अनोखी जगह है। तो इस स्रोत से हम क्या खास निकाल सकते हैं? आज का मकसद है माल्टा की कहानी को समझना, मतलब हजारों साल का इसका जो इतिहास है, इसकी खास भौगोलिक स्थिति, वो मिलीजुली संस्कृति और आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है। बिल्कुल, मतलब क्यों ये छोटा सा देश इतना मायने रखता है ना? हाँ, सोचिए, दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है ये, पर इतिहास 6000 साल से भी पुराना। 6000 साल, ये तो कमाल है। और हाँ, आजकल इसे मिनी हॉलीवुड भी कहते हैं, इस पर भी आएंगे। अच्छा, मिनी हॉलीवुड, ये तो नई बात पता चली। चलिए पहले देखते हैं ये है कहाँ, लोकेशन। ठीक है। तो ये दक्षिणी यूरोप में है। इटली का जो सिसिली द्वीप है उसके ठीक दक्षिण में, भूमध्य सागर में। इसमें मुख्य रूप से 3 द्वीप है, माल्टा, फिर गोजो और एक छोटा सा कॉमिनो। हाँ, कॉमिनो अपने ब्लू लगून के लिए मशहूर है। सही कहा। राजधानी है वेलेटा और साइज बहुत ही छोटा, सिर्फ 316 वर्ग किलोमीटर। बहुत छोटा, दिल्ली के कुछ इलाकों से भी छोटा शायद। हाँ, लेकिन आबादी करीब 5 लाख, मतलब बसावट काफी घनी है। बिल्कुल, और यही छोटा आकार और लोकेशन, यही तो इसकी पूरी कहानी का आप कह सकते हैं केंद्र है। अच्छा, कैसे? देखिए, सदियों से ही ये यूरोप और अफ्रीका के बीच एक रणनीतिक चौराहे पर रहा है, मतलब पुल की तरह। हाँ, नक्शे में दिखता तो है। तो व्यापार हो या फिर जंग, जिसने भी भूमध्य सागर पर कब्जा चाहा, उसकी नजर माल्टा पर जरूर पड़ी। अच्छा, इसी वजह से। हाँ, यही वजह है कि इतने छोटे से द्वीप का इतना लंबा और इतना विविध इतिहास है। कमाल है। स्रोत में जिक्र है कि यहाँ 6000 साल पुराने पत्थर के विशाल मंदिर मिले हैं, मेगालिथिक टेम्पल्स कहते हैं। हाँ, ये तो अविश्वसनीय है। मतलब आप सोचिए, मिस्र के पिरामिड से भी पहले के। सच में, पिरामिड से भी पहले? जी हाँ, ये उस जमाने के लोगों की इंजीनियरिंग और उनके समाज के बारे में मतलब बहुत कुछ बताते हैं। क्या बताते हैं? ये मंदिर दिखाते हैं कि यहाँ कांस्य युग से भी पहले एक जटिल समाज विकसित हो चुका था, जिनके पास न केवल उन्नत निर्माण तकनीक थी, बल्कि शायद गहरे धार्मिक विश्वास भी थे। हजारों साल पहले इतने बड़े पत्थर बिना आधुनिक औजारों के कैसे तराशे और खड़े किए गए होंगे, ये आज भी पूरी तरह से रहस्य ही है। कोई खास जगह जिसका जिक्र हो? हाँ, हाल सफोलियनी हाइपोजियम जैसी जगह है। वो तो 5000 साल से ज्यादा पुराना एक पूरा भूमिगत कब्रिस्तान और मंदिर परिसर है। इंजीनियरिंग का चमत्कार समझ लीजिए। भूमिगत पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह से। इसे पाषाण युग के औजारों से, मतलब पत्थर और हड्डी के औजारों से चट्टान काटकर बनाया गया था। बाप रे! और फिर तो यहाँ एक के बाद एक सभ्यताएं आती रहीं। स्रोत कहता है फोनीशियन, रोमन, बाइजेंटाइन, अरब, नॉर्मन। लिस्ट तो बहुत लंबी है। बिल्कुल लंबी है, और सबने सिर्फ राज नहीं किया, माल्टा पर अपनी छाप भी छोड़ी। जैसे कि? देखिए, फोनीशियन और कैर्थेजियन आए, उन्होंने इसे व्यापार का बड़ा केंद्र बनाया। फिर रोमन साम्राज्य आया, उसने इसे समृद्धि दी। अरबों ने करीब 200 साल राज किया। 200 साल? हाँ, और उनकी भाषा का असर आज की माल्टीज भाषा पर साफ दिखता है। अच्छा, माल्टीज भाषा अरबी से जुड़ी है? हाँ, ये मूल रूप से अरबी से निकली एक सेमेटिक भाषा है, जिसमें बाद में इतालवी, सिसिलियन और अंग्रेजी के शब्द भी घुल मिल गए। अरे वाह, यानी माल्टीज भाषा अपने आप में इतिहास की एक जीती जागती मिसाल है। निश्चित रूप से। फिर नॉर्मन आए, उन्होंने ईसाई धर्म को फिर से स्थापित किया, लेकिन इतिहास का एक बड़ा मोड़ आया 1530 में। 1530? क्या हुआ तब? तब नाइट्स ऑफ सेंट जॉन यहाँ आए। हाँ, नाइट्स का जिक्र तो स्रोत में काफी है। ये कौन थे और इन्होंने क्या खास किया? ये एक कैथोलिक सैन्य संगठन था, और इन नाइट्स ने माल्टा को एक तरह से अभेद्य किला बना दिया। किला मतलब? उन्होंने ओटोमन साम्राज्य के बढ़ते कदमों को यहीं रोका। खासकर 1565 की जो महान घेराबंदी थी, ग्रेट सीज कहते हैं उसे, वो बहुत निर्णायक थी। उन्होंने ही भव्य राजधानी वेलेटा बसाई, जो आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अपनी बारोक वास्तुकला और वो जो किलेबंदी है, उसके लिए जानी जाती है। अच्छा। तो उन्होंने कला, वास्तुकला और कैथोलिक पहचान पर बहुत गहरी छाप छोड़ी, जो आज भी माल्टा की संस्कृति का अहम हिस्सा है। लेकिन नाइट्स हमेशा तो नहीं रहे।
स्रोत कहता है फिर फ्रांसीसी आए नेपोलियन के साथ और फिर ब्रिटिश। हाँ, नेपोलियन ने थोड़े समय के लिए कब्जा किया था, लेकिन फिर ब्रिटिश आ गए और लगभग 150 साल तक राज किया। 150 साल तो ब्रिटिश असर भी होगा काफी। बिल्कुल, ब्रिटिश शासन ने यहाँ के प्रशासन, शिक्षा प्रणाली, न्याय व्यवस्था पर गहरा असर डाला और सबसे अहम बात, अंग्रेजी को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया। अच्छा, तो आज भी अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है? जी हाँ, माल्टीज और अंग्रेजी दोनों। और अंग्रेजी होना इसके अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव में बहुत मददगार साबित हुआ है। और आजादी कब मिली? आखिरकार 1964 में माल्टा आजाद हुआ, 1974 में ये गणराज्य बना और फिर 2004 में यूरोपीय संघ का सदस्य भी बन गया। ये इसके आधुनिक इतिहास का एक और महत्वपूर्ण कदम था। बाप रे, इतने सारे शासक, इतनी सारी भाषाएं, संस्कृतियां, तो आज के माल्टा की संस्कृति आखिर है कैसी? क्या ये बस एक खिचड़ी है या इसकी अपनी कोई खास पहचान भी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, माल्टा की संस्कृति निश्चित रूप से कई परतों से बनी है। यूरोपियन है, भूमध्य सागरीय है, थोड़ी उत्तरी अफ्रीकी झलक भी है। लेकिन ये सिर्फ एक मिश्रण या खिचड़ी नहीं है। इसने इन सारे प्रभावों को मिलाकर अपनी एक अलग, एक अनूठी पहचान गढ़ी है। वो कैसे? इसमें रोमन कैथोलिक धर्म का प्रभाव बहुत गहरा है, जो नाइट्स के समय से और मजबूत हुआ। गांव के जो संरक्षक संत होते हैं, उनको समर्पित रंगारंग फेस्टा त्योहार होते हैं। फेस्टा? हाँ, फेस्टा, ये इसके प्रतीक हैं। इनमें धार्मिक जुलूस निकलते हैं, बैंड बाजे होते हैं, जबरदस्त आतिशबाजी होती है और पूरा समुदाय मिलकर दावतें करता है। मतलब उत्सव का माहौल। सुनने में तो बड़ा मजेदार लग रहा है। और खाने पीने का भी जिक्र है स्रोत में। समुद्री भोजन, खरगोश का स्टू है, कोई फेनकाटा, पास्ता, खास तरह की ब्रेड, हॉब्स, बिज़्ज़त, ये सब कहाँ से आया? ये खान पान भी आप देखिए इतिहास का ही आईना है। अच्छा। समुद्री भोजन तो जाहिर है द्वीप है। खास तौर पे लामपुक्की नाम की मछली है जो मौसमी तौर पर बहुत लोकप्रिय है। पास्ता और वाइन पर इटली का असर साफ है। फेनकाटा यानी खरगोश का स्टू, वो एक पारंपरिक नेशनल डिश जैसी है। खरगोश का स्टू, इंटरेस्टिंग। हाँ, और होब्स बिज़ेज जो है वो एक तरह की खट्टी रोटी होती है। उस पर टमाटर का पेस्ट, जैतून का तेल, टूना या और भी चीजें डालकर खाते हैं। एकदम भूमध्य सागरीय स्वाद का बेहतरीन उदाहरण है। मुंह में पानी आ गया सुन के। और यहाँ का पारंपरिक लोक संगीत घाना भी है, वो भी बहुत खास है। घाना? उसमें क्या होता है? उसमें गायक अक्सर मौके पर ही, मतलब तात्कालिक रूप से, सामाजिक या राजनीतिक मुद्दों पर काव्यात्मक टिप्पणी करते हुए गाते हैं। एक तरह की बहस होती है गाने में। अरे वाह, यानी संस्कृति सिर्फ म्यूजियम में नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी में, भाषा में, खाने में, संगीत में, सब में जिंदा है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब जरा आजकल के माल्टा पर आते हैं। अर्थव्यवस्था कैसी है? स्रोत कहता है पर्यटन मुख्य आधार है, लेकिन क्या सिर्फ वही है? पर्यटन बेशक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। क्या खास है देखने लायक? अरे बहुत कुछ। राजधानी वलेटा की वो ऐतिहासिक गलियां, मदीना का शांत माहौल जिसे साइलेंट सिटी कहते हैं, कोमिनो द्वीप का वो क्रिस्टल क्लियर पानी वाला ब्लू लगून। हाँ, ब्लू लगून की तस्वीरें देखी हैं, कमाल है ना? फिर गोजो द्वीप है जो थोड़ा शांत है, ग्रामीण जीवन है वहाँ। और मार्सेलॉक गांव, जहाँ वो रंगीन मछली पकड़ने वाली नावें होती हैं। लुजू कहते हैं शायद, जिन पर आंखें बनी होती हैं। हाँ, वही लुजू। उन पर वो पारंपरिक आंखें बनी होती हैं, माना जाता है बुरी नजर से बचाती हैं। ये सब दुनिया भर के पर्यटकों को खींचते हैं। और वो मिनी हॉलीवुड वाली बात, उसका क्या चक्कर है? ग्लैडिएटर, ट्रॉय, गेम ऑफ थ्रोन्स, इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग वहां कैसे होने लगी? ये माल्टा की अर्थव्यवस्था के विविधीकरण, मतलब डाइवर्सिफिकेशन का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। अच्छा, क्यों चुना फिल्म वालों ने इसे? कई वजह हैं। एक तो जाहिर है खूबसूरत और ऐतिहासिक लोकेशंस मिल जाती हैं। फिर वहाँ अनुभवी स्थानीय क्रू भी है, सरकार की तरफ से प्रोत्साहन भी मिलता है और शायद कुछ टैक्स लाभ भी हैं। तो इसने न केवल देश को अच्छी खासी आय दी है, बल्कि दुनिया भर में माल्टा की प्रोफाइल भी बढ़ाई है। सही बात है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्थव्यवस्था सिर्फ पर्यटन और फिल्मों पर ही नहीं टिकी है। तो और क्या है फिर? स्रोत में शिपिंग, वित्तीय सेवाओं, आईटी का जिक्र था। हाँ बिल्कुल। शिपिंग तो देखिए इसके लोकेशन की वजह से पारंपरिक रूप से मजबूत रहा है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में माल्टा ने वित्तीय सेवाओं और सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी में काफी तरक्की की है। अच्छा। यहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। खासकर ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में माल्टा एक बड़ा हब बन गया है। ऑनलाइन गेमिंग? हाँ, और जैसा आपने शुरू में कहा था, माल्टा ब्लॉकचेन तकनीक को लेकर भी काफी आगे रहा है। ब्लॉकचेन मतलब क्रिप्टो वाला? हाँ, वही।
ये दुनिया के पहले देशों में था जिसने क्रिप्टो एसेट्स और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए एक साफ कानूनी ढांचा बनाया। अरे वाह! ये कदम दिखाता है कि कैसे एक छोटा देश भी नई तकनीक को अपनाने और उसके लिए नियम बनाने में कितनी फुर्ती दिखा सकता है। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब माल्टा अपनी ऐतिहासिक पहचान के साथ साथ भविष्य की टेक्नोलॉजी में भी अपनी जगह बना रहा है। पर क्या ये संतुलन बनाना आसान होता होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है और शायद सबसे बड़ी चुनौती भी। क्यों? देखिए, एक तरफ तो वो समृद्ध इतिहास और संस्कृति है जो पर्यटन के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ आधुनिक अर्थव्यवस्था की जरूरतें हैं, फाइनेंस, गेमिंग, ब्लॉकचेन। हाँ, दोनों को साधना मुश्किल होगा। बिल्कुल। इन दोनों के बीच संतुलन साधना, खासकर तब जब जमीन और पानी जैसे संसाधन बहुत सीमित हों, आसान नहीं है। पर बढ़ते पर्यटन का दबाव भी है, पर्यावरण पर, स्थानीय जीवन पर। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, राजनीति के बारे में स्रोत कहता है कि यहाँ संसदीय गणराज्य है, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, यूरोपीय संघ और कॉमनवेल्थ का सदस्य है। हाँ। और सामाजिक तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं। क्या इस स्थिरता से विकास में मदद मिलती है? निश्चित रूप से बहुत मदद मिलती है। एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था हो, यूरोपीय संघ की सदस्यता से जो आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता मिलती है, और अच्छी सामाजिक बुनियादी सुविधाएं हो जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो न केवल वहां के लोगों के लिए अच्छा है, बल्कि बाहरी निवेश और जो कुशल पेशेवर हैं उनको भी आकर्षित करता है। हाँ, सही है। यही स्थिरता माल्टा को अपनी अर्थव्यवस्था को विविध बनाने और जो नई चुनौतियां आती हैं उनका सामना करने में मदद करती हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम माल्टा की कहानी को समेटें तो ये सिर्फ एक खूबसूरत द्वीप से कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल, कहीं ज्यादा। ये कहानी है लचीलेपन की, रेजिलियंस की। लचीलापन कैसे? कि कैसे एक छोटे से द्वीप ने बड़ी बड़ी ताकतों के बीच अपनी जगह बनाए रखी, उनके प्रभावों को सिर्फ झेला नहीं बल्कि उनको आत्मसात किया और अपनी एक अनूठी पहचान गढ़ी। ये कहानी है अनुकूलन की, अडैप्टेशन की। कैसे इसने अपनी रणनीतिक स्थिति का फायदा उठाते हुए खुद को बार बार बदला है। एक समुद्री किले से लेकर आज के आधुनिक आर्थिक केंद्र तक का सफर। सही कहा। तो इस सारी जानकारी के बाद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने को क्या छोड़ सकते हैं? कोई एक विचार? मेरे ख्याल में सोचने वाली बात यह है कि क्या माल्टा भविष्य में भी ये संतुलन साध पाएगा। मतलब एक तरफ उसकी ऐतिहासिक धरोहर और वो खास भूमध्य सागरीय जीवन शैली है, हाँ। और दूसरी तरफ वैश्विक अर्थव्यवस्था और नई टेक्नोलॉजी की दौड़ है। क्या वो इन दोनों को बचाए रखते हुए आगे बढ़ सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, कैसे ये छोटा सा देश अपनी सीमित जगह और संसाधनों के साथ विकास की चुनौतियों का सामना करेगा। जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, पर्यावरण पर दबाव है। माल्टा का भविष्य शायद इसी बात पर निर्भर करेगा कि वो अपनी विरासत और आधुनिकता के बीच कैसे तालमेल बिठाता है।